नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मिशन पूर्वांचल पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन पूर्वांचल पर हैं। सीएम के पूर्वांचल दौरे का आज तीसरा दिन है। वाराणसी और चंदौली का सीएम दौरा करेंगे। शाम को लखनऊ में व्यापारी सम्मेलन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूर्वांचल दौरे का आज तीसरा दिन है और आज सीएम गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इसके अलावा सीएम 7 दिसंबर को होने वाले पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। पीएम गोरखपुर में खाद कारखाना, एम्स गोरखपुर, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में स्थापित 9 अत्याधुनिक लैब्स का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि सुबह करीब 11 बजे मुख्यमंत्री गोरखपुर से चंदौली के दौरे पर पहुंचेंगे। वाराणसी में मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण और पूरे महीने तक चलने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। आने वाले दिनों में पीएम के जो भी कार्यक्रम होने वाले हैं उसे लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक और चर्चा होगी। इसके अलावा सीएम चंदौली में कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। पूर्वांचल दौरे के बाद सीएम लखनऊ लौट जाएंगे और लखनऊ में होने वाले व्यापारी संगठन सम्मेलन में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी हर वर्ग को साधने की कवायद में जुटी हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को भी इसी से जोड़कर सीधे तौर पर देखा जा रहा है। मिशन पूर्वांचल पर निकल चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज दौरे का तीसरा दिन है। जी, तो आपको बता दें कि आज तीसरा दिन है मिशन पूर्वांचल का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र चौबे और धर्मेंद्र गुप्ता। आपसे समझना चाहेंगे धर्मेंद्र चौबे की, जिस तरह से मिशन पूर्वांचल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं, आज दौरे का तीसरा दिन है, क्या कुछ आज का पूरा शेड्यूल रहने वाला और कितना अहम ये होगा? धर्मेंद्र चौबे, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए इनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। धर्मेंद्र गुप्ता हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र गुप्ता, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आज पूर्वांचल दौरे का तीसरा दिन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, कितना अहम ये पूरा दौरा साबित होने वाला है और क्या कुछ आज पूरा शेड्यूल होगा सीएम का? जी, मैं आपको बता दूं कि आज प्रोटोकॉल करीब 1:20 पर सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है और मैं बता दूं कि वो कीनाराम के जन्म स्थली पर आ रहे हैं और करीब यहाँ 30 करोड़ का सौगात देंगे और करीब 18 करोड़ का उनके सुंदरीकरण का सौगात देंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये तीसरे महीने में उनका दूसरा दौरा है और इससे पहले भी वो शिलान्यास के लिए आए थे, मेडिकल कॉलेज शिलान्यास के लिए आए थे। उसके बाद उसका नाम भी उन्होंने बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज रखा था। उसके बाद वो 6 सितंबर को आए थे और आज फिर आ रहे हैं और कीनाराम के ही दरबार में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो विधानसभा चुनाव से एक बड़ा ताल्लुक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हजारों और लाखों की संख्या में पूर्वांचल से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ भीड़ लगती है। तो कहीं ना कहीं ये विधानसभा चुनाव से देखा जा रहा है कि इनकी दौरा ये विधानसभा चुनाव से है। पूर्वांचल में दौरा कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और शाम को बनारस के लिए रवाना हो गए। जी धर्मेंद्र, वहीं अगर कार्यक्रमों की बात करें तो किस तरह के कार्यक्रम आज वहां पर आयोजित किए गए हैं और क्या किसी जनसभा को भी संबोधित करने जा सकते हैं मुख्यमंत्री? जी, हम आपको बता दें कि यहाँ पे शिलान्यास के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और आप हमारे पीछे की जो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा पीछे की तस्वीर दिखाना चाहूंगा तो मंच पूरी तरह से सज चुकी है। आप देख सकते हैं कि मंच पूरी तरह से सज चुकी है। सीएम जब 1:20 पर आएंगे तो तुरंत शिलान्यास करेंगे और उसके बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद कुछ जो कार्यक्रम है उनका आगे का उसको करेंगे। उसके बाद वो बनारस के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल, आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे भी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आज जिस तरह से एक विशाल जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे, यदि हम बात करें स्थानीय मुद्दों की तो कौन कौन से ऐसे मुद्दों की गूंज हो सकती है जिसे बीजेपी एक एजेंडे के तौर पर इस कार्यक्रम में सबके सामने ला सकती है और वही एक मैनिफेस्टो के तौर पर भी देखा जा सकता है आगामी चुनाव का? देखिए अमित, मैं बताना चाहूंगा, वाराणसी या पूर्वांचल की बात की जाए तो पूर्वांचल में जो विकास का मैनिफेस्टो रहा है, मुद्दा रहा है, इसको लेकर लगातार बीजेपी भुनाने का प्रयास करेगी 2022 विधानसभा को लेके। रही बात पूर्वांचल में जो विकास की बयार है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात की जाए, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बात की जाए, चाहे पूर्वांचल में जो 15,000 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की संयुक्त, तो ये दोनों
चीजों को लेके उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इसको भुनाने में लगेंगे और जनसभा के माध्यम से विकास कार्य की बात की जाए, चाहे रोजगार की बात की जाए, चाहे किसानों के मुद्दों की बात की जाए, तमाम मुद्दों पे अमित बात करेंगे। अमित, बिल्कुल, तमाम विकास के मुद्दों की बात भी यहां पर होगी और कहीं ना कहीं भुनाने का प्रयास भी होगा विकास के कार्यों को और उसे वोट बैंक में परिवर्तित करने की एक चेष्टा भी होगी। आप दोनों सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं आपको बता दें, गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीएम मोदी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर पूरी जानकारी सामने रखी है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पीएम के निर्देशन में उत्तर प्रदेश लगातार विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। उन्होंने बताया कि पीएम वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। 1011 करोड़ रुपए एम्स के निर्माण में खर्च हुए हैं और जो हम लोग यहां पर आईसीएमआर का एक सेंटर यहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं, इस पर भी लगभग 36 करोड़ रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट पर जो यहां पे नई लैब्स बनी है, इंटरनेशनल मानक के अनुरूप लैब्स बनी हैं, इन पर इतना पैसा खर्च हो चुका है। पूरे सेंटर सभी संस्थान बनकर के तैयार हुए हैं। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी के इस पूरे सकारात्मक अभियान और सकारात्मक सोच का हर व्यक्ति अभिनंदन कर रहा है और 7 दिसंबर को उनके स्वागत के लिए पूरी तत्परता के साथ यहां पर आकर के प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करेगा। और इस बीच वाराणसी से बड़ी खबर है, आपको बता दें वाराणसी से इस बीच बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हैं वाराणसी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हैं वाराणसी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर धर्मेंद्र प्रधान बैठक करने जा रहे हैं। वाराणसी में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ धर्मेंद्र प्रधान की बैठक होगी। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लेंगे धर्मेंद्र प्रधान। बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता दें, पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे धर्मेंद्र प्रधान और इसे लेकर एक अहम बैठक केंद्रीय मंत्री करने जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान वाराणसी पहुंचे हैं। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में प्रदेश में नेताओं के दौरे का सिलसिला भी जारी है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी चुनाव में अब राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमाने के लिए राहुल गांधी कल अपने पुरखों के शहर प्रयागराज आ रहे हैं। राहुल गांधी का प्रयागराज में 24 घंटे तक रुकने का कार्यक्रम है। उनका नेहरू गांधी परिवार के पैतृक आवास स्वराज भवन में रुकने का कार्यक्रम है। इसके बाद वे स्वराज भवन में ही रात्रि विश्राम करेंगे। आपको बता दें कि आज आ रहे राहुल गांधी यहां एक निजी समारोह में भी शामिल होंगे। दरअसल राहुल गांधी प्रयागराज में कमला नेहरू की ओर से संचालित अस्पताल की सीईओ डॉक्टर मधु चंद्रा के यहां होने वाले वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए भी पहुंच रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। समाजवादी व्यापार सभा का व्यापारी महाकुंभ सम्मेलन होगा। समाजवादी व्यापार सभा का व्यापार कुंभ होगा। गोमती नगर के आईजीपी में व्यापारी महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। व्यापार सभा की ओर से उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को न्याय सम्मान दिलाने और उनकी आवाज को प्रदेश स्तर पर बुलंद करने के लिए लखनऊ में महाकुंभ का यह आयोजन होगा। लखनऊ के जुपिटर हॉल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर व्यापारी महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का नेतृत्व व्यापार सभा प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे, जो प्रदेश के व्यापारियों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में अलीगढ़ से भी व्यापारी शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए व्यापारी आयोग का गठन किया जाएगा। प्रदेश में सपा सरकार आते ही सबसे पहले यही कदम उठाया जाएगा। और इस खबर पर हमारे सहयोगी तौकीर किदवई लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौकीर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि व्यापारियों की भी काफी अहम भूमिका होती है किसी भी तरह से सत्ता को प्रभावित करने के लिए, कहीं ना कहीं व्यापारियों को साधने की कोशिश अब समाजवादी पार्टी कर रही है, इसे कहा जाए, और एक व्यापार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। किस तरह की तैयारी है इसे लेकर? देखिए, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अब छोटे दलों के बाद संगठनों पर भी नजर गड़ाने लगे हैं। इसी के चलते कल रेसिडेंट डॉक्टरों का भी एक दल उनसे मिला था और आज व्यापारियों का एक बड़ा दल उनके साथ एक बैठक करने वाला है। एक सभा का आयोजन किया गया है और ये व्यापारी एक बड़ा वर्ग है, क्योंकि जो कोरोना काल है उसके बाद से लगातार व्यापारी परेशान बताया जा रहा है और क्योंकि रोजगार पर उनके फर्क पड़ा है, तो कहीं ना कहीं एक चोट पहुंचाने की कोशिश में है समाजवादी की पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। और इसी के चलते आज वो व्यापारियों की एक सभा करने जा रहे हैं, व्यापारिक सभा में शामिल होने जा रहे हैं। तो एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश जरूर नजर आती है।
वहीं अगर व्यापारियों की बात की जाए तौकीर, तो व्यापारी किस तरह से इस पूरे महाकुंभ को देख रहे हैं? देखिए, इसमें कई ऐसे संगठन हैं जो शामिल हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश से अलग अलग जिलों से आते हैं। उसमें कई पदाधिकारी भी इस सभा में शामिल होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग है। और दूसरी बात है, जो ये जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं जरूर व्यापारियों को प्रभावित कर रहे हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कही गई है। इसके अलावा जो व्यापारियों को एक अलग प्रकोष्ठ बनाने की बात कही गई है, उनको सुरक्षा को लेकर उनकी बात कही जा रही है कि उनके लिए सुरक्षा का एक पूरा माहौल तैयार किया जाएगा। तो अखिलेश यादव की तरफ से बड़े वादे किए जा रहे हैं। और खास बात है कि व्यापार के कई ऐसे रास्ते खोलने की बात कही जा रही है जिससे व्यापारियों को फायदा पहुंचेगा। और दूसरी बात है, जो व्यापारिक जो संगठन है उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चली उसमें कहीं ना कहीं उनको वो सम्मान नहीं मिला, उस तरह का सहयोग नहीं मिला सरकार की तरफ से। जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उन्होंने व्यापारियों के लिए बड़े काम किए हैं और जल्द और बड़े आयाम तक छूने जा रहे हैं। तो कई तरह के कंट्रडिक्शन है दोनों पार्टियों के बीच में। लेकिन देखना है कि जो व्यापारी, ये जो पूरा एक संगठन है, ये कहा जाता है क्योंकि एक बड़ा वर्ग कहलाता है, छोटे बड़े व्यापारी मिलाकर एक करीब 30 से ज्यादा परसेंटेज का ये इनका संगठन है। तो अब देखना होगा कि ये संगठन किस तरफ रुख करता है, क्योंकि अलग अलग संगठन है, अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़े रहते हैं। तो फिलहाल ये जो आज जो संगठन है, ये भी प्रदेश भर के कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो इसमें जुटने वाले हैं। बिल्कुल तौकीर, वहीं खबर यह भी कि मुख्यमंत्री भी इस व्यापारी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ऐसे में एक तरफ मुख्यमंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रदेश में उनकी सरकार है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष। ऐसे में यह भी हो सकता है कि एक ही मंच पर दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे को काउंटर करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि कल भी एक जो व्यापार संगठन है यहाँ पर, उनके अध्यक्ष संजय गुप्ता, वो मैनिफेस्टो जो समिति की बैठक चल रही थी उसमें शामिल होने गए थे। उन्होंने अपने व्यापारियों की समस्याएं रखी थी और कहा था कि इन समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में शामिल करे और इसको लागू करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाए तो व्यापारी उनके साथ होगा। तो कहीं ना कहीं अब बार्गेनिंग का टाइम है, व्यापारी भी जान रहा है कि चुनाव करीब है। अगर ऐसे में अपनी बात नहीं रखी गई तो फिर 5 साल के लिए उसको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं वो हर तरफ हर पार्टी में अपनी बात रख रहा है और जो उसके साथ वादों पर खरी उतरने की बात करेगा उनके साथ व्यापारी वर्ग जाएगा। तो फिलहाल आज की जो ये सभा है इसमें भी इसी तरह का देखा जा रहा है कि वो भी दो ऐसे चेहरे जो मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तो वहां से वो उम्मीद लगा रहा है और उन दोनों के पास ही अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है। और दोनों कहीं ना कहीं व्यापारियों को साधने की पुरजोर कोशिश भी करेंगे। फिलहाल देखना होगा कि बयार किस ओर बहती है चुनाव में। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए तौकीर। बढ़ते आगे, राजधानी लखनऊ में शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया। शाम को जब ये छात्र प्रदर्शन करते हुए कैंडल मार्च निकाल रहे थे तभी पुलिस ने इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दरअसल शिक्षक की नौकरी चाह रहे युवा राजधानी के 1090 चौराहे पर कैंडल मार्च निकाल रहे थे, तभी अचानक मौके पर पुलिस पहुंचती है और युवाओं पर लाठीचार्ज कर देती है। शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि 69,000 शिक्षकों की बहाली की जाए, साथ ही 22,000 सीट और जोड़ी जाए। तो वहीं अब इस पर राजनीति तेज हो गई है। छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा के राज में भावी शिक्षकों पर लाठीचार्ज करके विश्व गुरु बनने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। हम 69,000 शिक्षक भर्ती की मांगों के साथ हैं। युवा कहें आज का नहीं भाजपा, तो वही समाजवादी पार्टी के लिए अलावा आम आदमी पार्टी ने भी यूपी सरकार को घेरा है। आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आदित्यनाथ जी जितना मन चाहे इन बेरोजगार नौजवानों को पिटवा लीजिए, लेकिन 2 बात याद रखिएगा। पहली, इन्हीं नौजवानों ने आपको सत्ता के शिखर तक पहुंचाया और दूसरी, बेरोजगारों पर हो रहे जुर्म आपकी सत्ता के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। तो कहीं ना कहीं इस लाठीचार्ज के बाद अब विपक्ष का भी पलटवार सामने आया है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अविनाश, जब से कल से पूरा घटनाक्रम हुआ है, हमने देखा है कि पहले तो शिक्षकों पर लाठियां भांजी गई, अभ्यर्थियों पर, और कहीं ना कहीं अब इस पर सियासत भी काफी गर्मा रही है। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो 22,000 रिक्त पद है उनको जोड़ने की मांगों को लेकर एससीईआरटी पर लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। कल की अगर बात करें तो दिन में ही भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया, भीख मांगकर प्रदर्शन जाहिर किया। उसके बाद ठीक शाम को जब 1090 चौराहे पर ये लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे, कैंडल मार्च 1090 से चौराहे होते हुए सीएम आवास तक जाना था। उसी रास्ते में ही गौतम धल्लीकौन पुलिस वहां
पर पहुंचती है और उनको वहां से खदेड़ने की कोशिश करती है। उसके दौरान लाठीचार्ज करते हैं, बर्बरतापूर्वक उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, जिसमें कई अभ्यर्थी हैं जो घायल होते हैं। अगर आज की बात करें तो अब उस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अभ्यर्थियों के लिए ट्वीट किया है। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह है, उन्होंने भी उस पूरे मामले को ट्वीट किया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है इस पूरे मामले में तेज हो गई है। बिल्कुल, सियासत काफी तेज हो गई। देखना होगा कि ये मामला कहां तक आगे जाता है। और बहुत शुक्रिया आपका अविनाश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक दिवसीय अमेठी दौरे पर रविवार को पहुंचेंगी। वहां तिलोई में जन स्वास्थ्य मेले में स्मृति ईरानी शामिल होंगी। तिलोई बस स्टैंड परिसर से विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री तिलोई से कानपुर के लिए रवाना होंगी। स्मृति ईरानी लखनऊ से सड़क मार्ग से सीधे हैदरगढ़ के रास्ते 11:20 पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिलोई पहुंचेंगी। अस्पताल परिसर में आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में प्रतिभाग करने के साथ ही लोगों से मुलाकात भी करेंगी। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में लापरवाही का एक और सच सामने आया है। पेपर छापने का ठेका लेने वाली आरएसएम फिनसर्व कंपनी के पास इतनी जगह भी नहीं थी कि वो पेपर छपवाकर कहीं सुरक्षित रख सके। 4 अन्य प्रिंटिंग प्रेस से छपकर आए पेपर राय अनूप प्रसाद ने किराए पर लेकर बियर के गोदाम में रखे थे। इतना ही नहीं, जिस पते पर राय अनूप प्रसाद की आरएसएम फिनसर्व रजिस्टर्ड है, वो किराए की बिल्डिंग का पता है। राय अनूप प्रसाद के पास अपनी बिल्डिंग भी नहीं थी। यूपी के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा में रोज ही लापरवाही के नए तथ्य सामने आ रहे हैं। अब मिली जानकारी के अनुसार राय अनूप प्रसाद की आरएसएम फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड का पता नई दिल्ली का है। वहां पर इतनी भी जगह नहीं थी कि यूपी टीईटी परीक्षा के लिए छपकर आए 22 लाख पेपर का बंडल रखा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। सूत्रों के मुताबिक 13 दिसंबर से 1 महीने तक वाराणसी में बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों का सम्मेलन भी वाराणसी में होगा। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का वाराणसी में सम्मेलन और पूरे देश के मेयरों का भी सम्मेलन होगा। वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कार्य करीब करीब पूरा हो गया है। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मार्च 2019 में पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। वाराणसी में कॉरिडोर धाम के उद्घाटन का नाम दिया गया भव्यता की दिव्यता की जलोगाती। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री के हाथों यही कॉरिडोर है जिसका उद्घाटन किया जाएगा। विश्वनाथ कॉरिडोर, विश्वनाथ मंदिर से विश्वनाथ धाम जिसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है और वाराणसी में इसकी कमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथों में ले ली है। प्रधानमंत्री के आने के पहले वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 दिनों के लिए डेरा डाल देंगे और प्रधानमंत्री के सारे कार्यों का खुद निरीक्षण करेंगे और अवलोकन करेंगे कि कोई कमियां और खामियां तो नहीं रह गई। इसके लिए मुख्यमंत्री वाराणसी में भी 10 दिनों रहेंगे और प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट से लेके काशी के जितने विकास कार्य चल रहे हैं उसकी समीक्षा करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और बैठक कर सारी चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। तो वाराणसी का जो ये प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो कहीं न कहीं ये आम है और खास है। ये अलौकिक छटा जो होगी इस बार वाराणसी की, ये अद्भुत होगी, अकल्पनीय होगी, अविस्मरणीय होगी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। सीएम ने निरंजनी अखाड़ा के अभिनंदन समारोह में शिरकत की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सीएम धामी को सम्मानित किया है। देवस्थानम बोर्ड भंग करने पर उन्हें सम्मानित किया गया है। परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने उन्हें सम्मानित किया। मुझे जितना समय मिला है उस समय में मैंने एक एक कण और एक एक क्षण मैंने कोशिश की है कि मैं उत्तराखंड की सेवा करूं, अपने प्रदेश के रहने वाले 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों की सेवा करूं, उनके हक में जो फैसले ले सकता हूं फैसले करूं, उनके बीच में मैं जहां जा सकता हूं मैंने जाने की कोशिश की है। आगे की हमने योजना तैयार की है। अगले 10 सालों का रोड मैप हमने हर विभाग से मांगा है। हर विभाग के लोगों को हमने अपना एक पत्र भेजा है कि आप एक हमको विजन 10 सालों का लिख कर दीजिए कि आगे आने वाले समय में आपके विभाग में क्या क्या हो सकता है। हर प्रकार से लोगों के विचार लेकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं।
देहरादून से बड़ी खबर है। यशपाल आर्य पर हुए हमले पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस आज हमले के विरोध में प्रदर्शन करेगी। दोपहर 12 बजे सीएम आवास के बाहर कांग्रेस का धरना होगा। सीएम के आवास के बाहर धरने पर बैठेगी कांग्रेस। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए बाजपुर जा रहे थे। आपको बता दें, पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य जिनके काफिले पर हमला हो गया और इसके विरोध में आज कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। षड्यंत्र था और इसमें पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आरोप लगाना चाहूंगा। आरोप नहीं, सच है कि उन्होंने उनके इशारे पर और प्रदेश के मंत्री अरविंद पांडे के इशारे पर और जो कांग्रेस का जो एक नेता है, जो किसान नेता कहता है कि उसका आजकल उसका ये कुलविंदर सिकंदा उसका शागिर्द बना हुआ है। इन सब की साजिश से उस पर हमला हुआ है आज। और अगर हमारे साथी हमारे साथ नहीं होते, शायद मैं आपके सामने बात भी नहीं कर रहा होता, मेरा बेटा आपसे बात भी नहीं कर रहा था। पूरी तरह पागलपन सवार था उन पर। वो बिल्कुल ऐसा पागलपन मैंने देखा नहीं। वो तो किसी हद तक जाने को तैयार थे। वो हमारे साथियों ने पूरी तरह दरवाजों पर खड़े हो गए, उन्होंने लाठी डंडे खाए, तलवारें उनके हाथ में थी, तलवार नचा रहे थे। हल्द्वानी से बड़ी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे हैं हल्द्वानी। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य के आवास जाएंगे हरीश रावत। यशपाल आर्य पर हुए हमले के बाद उनका हालचाल जानेंगे। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य के आवास जाएंगे हरीश रावत, उनका हालचाल जानेंगे। हमला हुआ था, जिसके बाद उनकी स्थिति क्या है, इस पर भी उनकी चर्चा होगी। और इस खबर पर हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं अजीत कंबोज। वहीं फोन लाइन पर योगेश शर्मा भी इस खबर पर जुड़ेंगे हमारे साथ। अजीत, सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं। जिस तरह से यशपाल आर्य पर हमला हुआ, अब इस पूरे हमले के बाद कहीं न कहीं सियासत भी गरमाने लगी है। जिस तरह से कांग्रेस ने ऐलान किया है कि आज सीएम हाउस के बाहर धरना देगी कांग्रेस, क्या कुछ कांग्रेस की तैयारी है? वहीं हरीश रावत भी बताया जा रहा है कि यशपाल आर्य से मिलने पहुंचेंगे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि बड़ा मुद्दा बन चुका है उत्तराखंड की राजनीति का। जिस तरह से बीते रोज यशपाल आर्य और उनके बेटे पर एक हमले की बात सामने आई और उसके बाद यशपाल आर्य ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पर खुला आरोप लगाया है कि उनके इशारे पर, उनके कहने के बाद उन पर हमला किया गया और किसी तरह उनके समर्थकों ने यशपाल आर्य और उनके बेटे की जान बचाई है। देखिए, बड़ा मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस वक्त हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। यशपाल आर्य से वो मुलाकात कर रहे हैं और राजधानी देहरादून की अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव समेत तमाम कांग्रेसी नेता 12 बजे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, धरने पर बैठेंगे और 11:45 पर हरीश रावत, गणेश गोदियाल भी हल्द्वानी से देहरादून के लिए रवाना होंगे और वो भी इस धरने प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर ये बड़ा मुद्दा बन चुका है। खुला आरोप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री पर लगा है। तो कहीं ना कहीं अब इसमें राजनीति होना भी आगे तक इस मुद्दे को कांग्रेस लेकर के जाएगी। वहीं हमारे सहयोगी योगेश शर्मा भी हल्द्वानी से इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश, निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा तो है ही और आज हरीश रावत की मुलाकात भी हो रही है यशपाल आर्य से। क्या कुछ जानकारी मुलाकात के संबंध में? क्या अभी भी मुलाकात जारी है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल अभी कुछ देर पहले ही हेलीकॉप्टर से हल्द्वानी पहुंचे हैं, जहां से वो आप पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के आवास पहुंचे, जहां उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जाने। क्योंकि उनपे कहीं ना कहीं बड़ा हमला उनके और उनके बेटे जो निवर्तमान विधायक है संजीव आर्य कल उनपे हुआ है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं यशपाल आर्य भी हमलावर हुए। अब पूरे प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गई है। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा, जहां मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की एक बड़ी भीड़ यशपाल आर्य के आवास पर जुट गई है। उनके समर्थक यहाँ पर जुट गए हैं। सरकार के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक बड़ी नाराजगी देखी जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगी को हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।